बेस्ट रिगिंग प्रैक्टिसेस का मीन है कि वो काम, वो तरीक़ाकार जिनको यूज़ करते हुए अगर आप रिगिंग की एक्टिविटीज़ करेंगे तो वो सेफली और सिक्योरली होंगी। उसके दौरान ना तो क्रेन को एक्सीडेंट का सामना करना पड़ेगा, ना तो रिगर या वहाँ पे जो वर्कर्स मौजूद हैं उन्हें किसी किस्म की इंजरी वगैरह या एक्सीडेंट का सामना करना पड़ेगा। अब इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आपका जो रिगिंग गियर है उसको आपने क्या करना है, वहाँ पे चेक करना है। अब इसके अंदर आपने देखना है कि जो आपका रिगिंग प्लेन है तो उसको देखना है कितनी बार चेक हो चुका है। अमेरिकन सिस्टमैटिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ओशा के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग तमाम जो रिगिंग इक्विपमेंट्स हैं उनको चेक करना होता है। अब इसके अंदर विजुअल इंस्पेक्शन भी होती है और उनके वहाँ पे क्रॉस चेकिंग के लिए वहाँ पे उनकी टेस्टिंग भी होती है। विजुअल इंस्पेक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखा जाएगा कि जो रिगिंग इक्विपमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं उनके ऊपर जंग वगैरह तो नहीं लगा हुआ, उनकी जो अपनी ओरिजिनल शेप है वो ख़राब तो नहीं हुई है, उनके जो ओरिजिनल डायमीटर या डायमेंशंस हैं उनके अंदर कमी तो नहीं आई हुई है, या उनके अंदर किसी किस्म का कट वगैरह तो नहीं लगा हुआ, या मेल्ट तो नहीं हुए हुए, इस तरह की कोई कंडीशन तो मौजूद नहीं है। उसके बाद सेकेंड जो चीज़ होती है उसके ऊपर टोटल जो वेट कैपेसिटी लिखी होती है कि टोटल वेट वो कितना उठा सकता है, उसको वहाँ पर चेक किया जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर जो मार्किंग्स हैं और जो टैग्स वगैरह लगे होते हैं तो उनको भी आपने इंश्योर करना होता है। उसको इंश्योर करने के लिए आप क्या करते हैं, इसकी क्रॉस चेकिंग करते हैं जिसके अंदर आप लेबॉर्ट्री टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसके अंदर स्ट्रेचिंग, बेंडिंग और वहाँ पे प्रेसिंग की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए जो रिगिंग इक्विपमेंट्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स, उनकी जो कैपेसिटी है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और उसके बाद जब भी रिगिंग की एक्टिविटीज़ की जाएंगी, डेली जब भी काम किया जाएगा उससे पहले वहाँ पर रिगर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो देखेगा कि तमाम जो रिगिंग की एक्टिविटीज़ हैं असेसमेंट से हो गई हैं या नहीं हो गई। उसके बाद ASME और ओशा के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी पीरियडिक एवल्यूशन करनी है और मंथली और क्वार्टरली बेस के ऊपर जो भी स्लिंग्स हैं, रोप्स हैं, हुक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी वहाँ पर चेकिंग करनी होती है। इसके अंदर क्या क्या चेक करना है आपने, एक तो देखना है सिवियरिटी ऑफ सर्विस कंडीशन कि जो सर्विस कंडीशंस हैं जो कि आपने उसकी सर्विसिंग करनी है या उनकी सिवियरिटी कितना यूज़ हो चुकी हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ कितनी बार वो पहले यूज़ हो चुकी हैं, लोड हैंडलिंग एक्टिविटीज़ और नेचर ऑफ लिफ्ट कि जो लोड हैंडलिंग की जा रही है या लिफ्टिंग की जो टेक्निक्स हैं वो कौन सी हैं, होस्टिंग की कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, एक्सपीरियंस यू आर एक्वायर ऑन द सर्विस लाइफ ऑफ रिगिंग इक्विपमेंट्स। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी आपके रिगिंग इक्विपमेंट्स हैं उनके अंदर आपने देखना है कि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि वहाँ पे यूज़ होंगी। उसके बाद पहले तो इंस्पेक्शन हो गई है, चेकिंग हो गई है तमाम टूल्स की। सेकंड स्टेप्स के अंदर देखा जाएगा कि जो आपके पास रिगिंग इक्विपमेंट्स हैं, हुक्स वगैरह हैं और जो भी आपके पास स्लिंग्स वगैरह हैं उनकी वर्किंग लोड लिमिट क्या है। अब वर्किंग लोड लिमिट क्या होती है कि कितना हैवीएस्ट वेट वो लिफ्ट कर सकती हैं और आपके पास जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है उसका टोटल वेट क्या है, वो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इसलिए वर्किंग लोड लिमिट को देखा जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, जो आपका लोड है, दोनों आपके लिए क्या है, अलाइंड हो रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड चीज़, डिटरमाइन द प्रॉपर स्लिंग टाइप एंड द हिच कॉन्फ़िगरेशन टू अडॉप्ट। उसके बाद आपने देखना है कि जो हिचिंग का मेथड है, हिचिंग का मेथड मतलब अब जो आप वेट को क्रेन के साथ अटैच कर रहे हैं उसका मेथड कौन सा यूज़ किया जा रहा है। अब इसके अंदर वर्टिकल हिच भी होती है, चोकर हिच है, बास्केट हिच है, डबल रैप चोकर हिच भी होती है। अब जो वर्टिकल हिच होती है वो क्या होती है कि जो आपकी स्लिंग है वो वर्टिकली आपके लोड के साथ अटैच की जाती है, और जो आपकी चोकर हिच आ जाती है, चोकर हिच के अंदर आप क्या करते हैं कि लोड के साथ उस स्लिंग को आप क्या कर रहे होते हैं, रैप कर रहे होते हैं, गोलाई में उसको लिपेट के तो उसको क्या कर रहे होते हैं, बांध रहे होते हैं। फिर जो बास्केट हिच आ जाती है, बास्केट हिच के अंदर क्या होता है कि आपकी जो स्लिंग है उसके दो पॉइंट अटैचमेंट के होते हैं और वो टोटल बास्केट टाइप क्या होता है कि उसमें बास्केट टाइप उसको बनाया जाता है और उसके अंदर वेट को रखा जाता है। और डबल रैप चोकर हिच के अंदर अब इसके अंदर दो स्लिंग्स यूज होंगी जो कि प्रॉपरली क्या करेंगी, चोकर फॉर्म के अंदर लोड के साथ अटैच होंगी। और इसके अंदर आपने डिटरमाइन करना है कि आप वर्टिकल हिचिंग कर रहे हैं, चोकर हिचिंग कर रहे हैं, डबल रैप चोकर हिचिंग कर रहे हैं या बास्केट हिचिंग कर रहे हैं। रीज़न, जब वर्टिकल हिचिंग की जा रही है तो जो स्लिंग है, जो आपके पास बेल्ट अवेलेबल है, उसकी जो ओरिजिनल वेट कैपेसिटी है वो यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, वायलेट कलर का बेल्ट है या पर्पल कलर का है, तो अब इस कलर का जो बेल्ट है तो उसकी कैपेसिटी है 1 टन, 1 टन वो वेट उठा सकता है। अगर आप वर्टिकल फॉर्म के अंदर लिफ्टिंग कर रहे हैं, हिचिंग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी टोटल कैपेसिटी 1 टन ही होगी। लेकिन अगर इसको आप क्या कर रहे हैं, सिंगल चोकर हिचिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो इसकी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। कितनी रिड्यूस होगी, 0.8 पे आ जाएगी। अगर 1 टन था तो अब इसकी जो कैपेसिटी है वो 800 पाउंड बाकी रह जाएगी।
और जब आप क्या कर रहे हैं कि आप बास्केट हीचिंग कर रहे हैं तो इसकी कैपेसिटी अब डबल हो जाएगी। अब इसकी कैपेसिटी क्या है, डबल है। अब अगर पहले ये 1 टन इसकी कैपेसिटी थी, अब इसकी 2 टन कैपेसिटी है। उसके बाद अगर डबल रैप आप यूज़ कर रहे हैं, डबल रैप के अंदर 2 स्लिंग्स हैं, दोनों स्लिंग्स की आप क्या करेंगे, कैपेसिटी को 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल आपके पास वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आप उसकी कैपेसिटी को मैच करके तो यूज़ करेंगे। इसीलिए वहाँ पे आइडेंटिफाई करना लाजमी है कि जो आपका हिचिंग का मेथड है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, वर्टिकल है, बास्केट है, चोकर है या डबल रैप चोकर है। अब चारों मेथड्स के अंदर वहाँ पे जो इसकी कैपेसिटी होगी, स्लिंग की जो कैपेसिटी है उसके अंदर वहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। जैसे आप शापर की एग्जांपल ले लें, शापर के 2 साइड्स बनी हुई हैं हैंडलिंग के लिए, आप उसके अंदर 2 किलो चीज़ डाल दें, 2 किलो के शापर है, 2 किलो चीज़ डाल दें और हैंडल जो है वो एक पकड़ लें, दूसरा छोड़ दें, अब वो शापर फट जाता है। क्यों? अब उसकी कैपेसिटी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। ऐसे ही जब चोकर फॉर्म के अंदर आप आ रहे हैं, चोकर के अंदर आपका एक पॉइंट क्या हुक के साथ अटैच है, दूसरा रिलीज है। अब इसकी ओरिजिनल कैपेसिटी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। और उसी की जगह अगर आप शॉपर आपके पास अवेलेबल है, उसको क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं, डबल कर देते हैं, अब उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी से इंक्रीज हो जाती है और सिंगल के अंदर जितने उसकी कैपेसिटी उतना ही वो उठा रहा होता है। तो यही चीज़ आपके स्लिंग्स और बेल्ट्स के अंदर भी हैपन होती है। तो इसके अंदर जो वर्टिकल हिच आ गई है, तो उसके अंदर जब अटैचमेंट होगी तो जो हुक है वो जस्ट उसका वन एंड जो होगा स्लिंग का वो दूसरे लोड एक साइड से हुक के साथ अटैच होगा और दूसरा साइड उसकी क्या होगी, जाके वेट के साथ अटैच होगी। और जो वर्टिकल हिचिंग है ये मोस्टली आपकी जो इसकी फुल होलिंग कैपेसिटी है वो यूज़ हो रही होती है, जो कि अगर 1 टन है 2 टन है उसके अकॉर्डिंग ये यूज़ होती है। इसके अंदर आपने क्या करना होता है, कंसिडर यूजिंग मोर देन 1 स्लिंग इन दिस सिचुएशन एज अ स्लिंग कैन स्टार्ट रोटेटिंग और ट्विस्टिंग वाइल लिफ्टिंग। अब इसके अंदर आपने क्या करना होता है कि आपने कोशिश करनी होती है कि अगर आप एक ही अगर यूज़ करें तो एक के अंदर उसकी रोटेशन ज़्यादा काज होगी, तो मोस्टली इसके अंदर कोशिश की जाती है कि 2 स्लिंग्स को वर्टिकल फॉर्म के अंदर यूज़ किया जाए ताकि जो रोटेशन है वो कम से कम और लोड बैलेंस रहे। और जब भी आपने लिफ्टिंग करनी है तो लिफ्टिंग जब भी आपने करनी है, अगर आप वर्टिकल हिचिंग कर रहे हैं, सिंगल स्लिंग यूज़ कर रहे हैं, तो आपने बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट के ऊपर आपने उसको क्या करना होता है, अटैच करना होता है। अगर वन साइड आप उसको अटैच करेंगे तो वो वेट क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा और इसके ऊपर स्ट्रेस भी पड़ेगा और उसके गिरने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो चोकर के अंदर आपका जो मेथड है, क्रेन उसको क्या कहता है, रैप करता है, घुमाता है और एक साइड उसका हुक के साथ अटैच होता है और दूसरी साइड के जरिए उसको रैपिंग जो है वो उसको सिक्योर किया जाता है। और फिर बास्केट के अंदर 2 साइड जो होती हैं वो हुक के साथ अटैच होती हैं और उसका जो सेंटर है वो वेट के साथ वहाँ पे रैप किया जाता है। और डबल रैप के अंदर भी आपका जो सिंगल रैप है उसी की जगह आपकी 2 हुक्स यूज़ हो रही थी। उसके बाद जो स्लिंग्स यूज़ हो रही हैं, सिंगल के अंदर तो कोई एंगल नहीं बन रहा, सिंगल आपकी बिल्कुल 90 डिग्रीज के ऊपर यूज़ हो रही है। लेकिन अगर आपकी स्लिंग 2 स्लिंग्स यूज़ हो रही हैं, जिस तरह बास्केट फॉर्म है या चोकर फॉर्म है, जब 2 स्लिंग्स यूज़ होंगी उनके दरमियान एंगल भी बनेगा और उसके अंदर जो एंगल है तो वो भी वहाँ पे क्या करेगा, उसकी कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए ड्यूरिंग आर 90 और वर्टिकल लिफ्ट द वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्लिंग। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो वेट दोनों स्लिंग्स के ऊपर बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही आपका जो वेट है उसके अंदर जो एंगल है तो वो एंगल क्या हो जाए, कम हो जाए और आपका वो 60, 45 या 30 डिग्रीज पे पहुंच जाए, अब जो उसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो अफेक्टेड होगी और उसके अंदर कमी आएगी। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये आपका वेट है, इस वेट को आप क्या कर रहे हैं, स्लिंग के जरिए अटैच कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, हुक को तो आपने सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग ऊपर अटैच करना है। अब एक स्लिंग क्या हो रही है, इस साइड से ये टर्न होकर आ रही है, दूसरी ये आ रही है। अब ये जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री से कम है। अब जब इसके ऊपर अब स्ट्रेस पड़ रहा है तो आधा स्ट्रेस इसको ऊपर खींच रहा है, आधा स्ट्रेस क्या है लोड की तरफ लेके जा रहा है, बीच में से कुछ पॉइंट जो है इसका फ्री हो रहा है। अब जब भी आप किसी चीज़ को थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं, एंगल चेंज करेंगे तो उसके ऊपर ड्यूल फोर्स अप्लाई करती है, एक वर्टिकल फोर्स होती है और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होती है। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्सेस अप्लाई हों, फॉर एग्जांपल सबीउल्लाह की एग्जांपल ले लें, इसको आपने पहले लिफ्ट करना था, जिस गर्दन में रस्सी डाल के ऊपर करना है। अब आपने क्या किया, अब उसकी डिफरेंट कैपेसिटी है, अब आपने ये कर दिया, एक रस्सी उसके पेट में डाल दी है और पीछे खींच रहे हैं और दूसरी रस्सी से ऊपर। अब इसकी कैपेसिटी कितनी रह जाएगी, ओरिजिनल से कम हो जाएगी। पहले अगर ऊपर से रस्सी पकड़ रहा है ये पूरी फोर्स लगा है, लेकिन अब जब इसे पीछे से भी खींच रहे हैं तो इसकी ओरिजिनल कैपेसिटी के अंदर कमी आ जाएगी। अब उसके अंदर अब डिपेंड कर रहा है कि आपने जो रस्सी है वो किस एंगल पे डाली है। अगर रस्सी आप बिल्कुल आपको इस तरह खींच रहे हैं पूरा
अब इधर से भी आप क्या कर रहे हैं, गर्दन में इधर एक रस्सी डाल के खींच रहे हैं और दूसरी इधर डाल रहे हैं, तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, लूज उसकी स्ट्रेंथ। और उसी की जगह एक रस्सी ये है दूसरी ये आ रही है, अब उसकी स्ट्रेंथ के अंदर डिफरेंस आएगा। ऐसे ही जब आपकी यहाँ पे हिचिंग के मेथड यूज़ होंगे उसके अंदर भी आपका डिफरेंस आता है। और जो एंगल्स हैं और इसका एंगल चार्ट बना होता है, जो रिगिंग इक्विपमेंट्स रिगिंग एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं इसके अंदर ये एंगल चार्ट बना होता है जो कि आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वर्टिकल हिचिंग आ रही है आपकी, ये चोकर हिचिंग आ रही है और ये बास्केट में आ रही है। और इसके अकॉर्डिंग ये फिर आपके पास चार्ट अवेलेबल होता है कि वर्टिकल फॉर्म के अंदर अगर एक वेट है तो उसकी 1000 पाउंड कैपेसिटी है, फिर उसकी चोकर के अंदर कम हो जाती है और बास्केट के अंदर डबल। अब ये आपके पास एंगल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट है वो अगर 60 डिग्रीज पे आ रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, अब इसकी ओरिजिनल कैपेसिटी कितनी थी सिंगल स्लिंग के साथ 2800 पाउंड है। जब इसको चोकर फॉर्म में लेके गए तो 2200 हो गई, कम हो गई। फिर जब बास्केट में गए चले गए तो इसकी डबल हो गई है। और जब 60 डिग्रीज आया 90 डिग्री से कम होके इसकी कैपेसिटी अगेन क्या हो गई है, कम। 2800 को 2 के साथ करें तो 56 आता है, तो 600 पाउंड इसकी कैपेसिटी क्या हो गई है, कम। उसके बाद जैसे ही 45 डिग्रीज पे पहुंची है, अब इसकी कैपेसिटी 5000 से भी और कम होकर 4000 पे है। और जब ये बिल्कुल 30 डिग्रीज पे आ गई है, अब इसकी जो कैपेसिटी है बिल्कुल वो सिंगल स्लिंग की कैपेसिटी के इक्वल हो गई है। यूज़ 2 हो रही हैं लेकिन कैपेसिटी उसकी जो स्ट्रेंथ रह गई है वो एक स्लिंग के इक्वल रह गई है। अब ये एंगल है जो कि वहाँ पे स्लिंग एंगल आपका बन रहा होता है। अब ये एग्जैक्टली अब आपकी हुक अटैच है और यहाँ पे आपके क्या है, एंगल बन रहा होता है। ये एंगल जितना रिड्यूस होता जाएगा उतनी जो स्लिंग आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी बेल्ट यूज़ कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी के अंदर कमी आती जाएगी। तो इसके अंदर जो स्लिंग एंगल फैक्टर होता है वो इस तरह से अफेक्ट करता है। तो अगर आपका स्लिंग एंगल है तो उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी 1 रहेगी। अगर आपके 60 डिग्रीज पे चला गया है, अब उसकी कैपेसिटी के अंदर क्या हो जाएगी, कमी आएगी। अब ये स्ट्रेस रेट बताया जा रहा है कि उसके ऊपर कितना एक्स्ट्रा वेट पड़ेगा। अब 1000 पाउंड की रस्सी है तो उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, 2000 पाउंड की रस्सी है, उसके ऊपर 155 जो पाउंड है वो एक्स्ट्रा वेट पड़ रहा है एक स्लिंग के ऊपर। और 2 स्लिंग हैं तो उसके ऊपर तकरीबन आपका 310 एक्स्ट्रा पड़ रहा है। फिर 45 आ गया तो 1.41 हो गई है और 30 डिग्रीज पे बिल्कुल 2 पे पहुंच जाता है। ये उल्टा बता रहा है कि रिड्यूस इतना वहाँ पे ये डिवाइड करते जाएंगे आप। पहले में तो हमने देखा था ना कि जब आपका मल्टीप्लाई कर रहे थे कि कैपेसिटी है, चोकर के अंदर 0.8 के साथ मल्टीप्लाई किया, बास्केट के अंदर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद आपकी आ गई थी सिंगल आ गई है तो उसके अंदर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप एंगल बन रहा है, एंगल के अंदर आप इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। जो ओरिजिनल कैपेसिटी है दोनों स्लिंग्स की, उनको आप डिवाइड करेंगे। तो अगर 90 डिग्री है तो उसको 1 के साथ डिवाइड करें तो वही वैल्यू आएगी। जब 1.15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो 55,000 पे आ जाती है। जब 1.4 के साथ उसे डिवाइड करते हैं वो 4000 पे आ जाती है। और जब आप उसको 2 के साथ डिवाइड करते हैं वो वापस 2800 के ऊपर आ जाती है। इस तरह से क्या होता है कि जो स्लिंग एंगल है वो उसको अफेक्ट कर रहा होता है। तो इसको आपने वहाँ पे कंसीडर करना होता है और इसके अकॉर्डिंग फिर रिगिंग इक्विपमेंट्स को यूज़ करना होता है और उनकी सिलेक्शन वगैरह का और उसकी मूवमेंट को भी इंश्योर करना होता है। क्लियर?